एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नरेंद्र मोदी सरकार का 12 साल पूरा हुआ है और निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित नेहरू जी के रिकॉर्ड को मोदी जी ने तोड़ा है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो शख्सियत जो कि तकरीबन 5.5 सालों तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत क्लोजली काम किए। और समझा जा सकता है कि फिर पीएम मोदी की कार्यशैली को अगर समझना हो तो इनसे बेहतर नाम और भला क्या हो सकता है। विपिन मिश्रा जी, इंडिया टीवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूं कि आखिर प्रधानमंत्री में ऐसा क्या है जिसको यूएसपी अगर कहें कि इस तरह की सफलता। गुजरात से दिल्ली आए 2014 में, उसके बाद लगातार देश की जनता उन पर भरोसा जताते रही। 12 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया और इट्स गोइंग ऑन। कौन सी चीज़ सबसे खास लगी आपको? यद्यपि प्रश्न कठिन है, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जो एक प्रकार से बहुआयामी हों, जिनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो अनेक क्षेत्रों में हों, तो आपने मुझसे पूछा कि ऐसी कौन सी खास बात है, तो मैं कहूँगा 2 चीज़ें एक साथ जब मिल जाती हैं तो देश की विश्वसनीयता, किसी भी नेतृत्व अगर हो तो उसके प्रति असीम विश्वास होने लगता है। और वो 2 बहुत ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तो राष्ट्र प्रेम है। अगर जुनून हो किसी नेतृत्व का और एकमात्र जुनून हो, यदि आप मुझसे पूछें कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी का एकमात्र जुनून आप बताइए, तो मैं बिना किसी संकोच के और बिना सोचे हुए कहूँगा, तात्कालिक मेरा निष्कर्ष होगा कि वह उनके राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रीयता है। उनके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। उनके जीवन में आप अगर देखेंगे तो राष्ट्र के सामने कुछ भी नहीं महत्वपूर्ण है। और अगर उसके साथ आप कम्युनिकेशन को जोड़ लें, कम्युनिकेटर अगर कोई हो जो उस राष्ट्र प्रेम को अपनी जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सके और उसमें विश्वास पैदा हो, तो यह निश्चित रूप से कहा जाएगा कि ऐसा राष्ट्र नेता जिस प्रकार उसकी लोकप्रियता प्रारंभ में होगी, उसी प्रकार की लोकप्रियता आगे भी चलती रहेगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ इन दोनों बातों को बहुत एक दूसरे से जुड़ा हुआ मैंने अपने 5.5 साल के जीवन में देखा। उनके अनोखी कम्युनिकेशन स्किल भी है, जहाँ हर शब्द ऐसा लगता है कि सिंसियर है, और उनकी राष्ट्रीयता है। दोनों मिलकर उन्हें एक ऐसा नेता बना देती है जिसके प्रति जनता का विश्वास है। सर, जब आप मोदी जी के साथ आए तो तकरीबन 5 दशक से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पर आप, चाहे प्रदेश की बात कर लें या केंद्र की बात कर लें, आप काम कर चुके थे। यहाँ आने के बाद आपको किस दिन ये फील हुआ था या कौन से अनुभव के बाद ये फील हुआ कि ये व्यक्ति बहुत खास है? क्योंकि आपने उससे पहले भी बहुत सारे नेताओं को देखा, उनके साथ काम भी किया। कौन सी चीज़ ऐसी थी जो आपको लगा कि ये खास व्यक्ति है, ये बहुत लंबा जाने वाला है? मैं कभी मिला नहीं था प्रधानमंत्री जी से। पहली बार 20 मई 2014 को मिला, गुजरात भवन में। स्वर्गीय श्री जेटली जी ने संदेश भेजा। मैं कहीं फ़ोन से जा रहा था खुद, तो उन्होंने कहा अगर आप आ सकते हैं तो गुजरात भवन में आ जाइए।
तो मुझे ये तो लगा कि कदाचित होने वाले प्रधानमंत्री जी के समक्ष जाना है। वहाँ पे जाने के बाद मुझे बताया गया कि आपका मिलने का समय 4 बजे का निश्चित हुआ है, तो मैं 4 बजे उनके कक्ष में प्रस्तुत हुआ। तो उन्होंने मेरे से कुछ शब्दों में बात किया था, बहुत ज़्यादा परिचय की उन्होंने, कदाचित उन्हें उत्सुकता भी नहीं थी क्योंकि वह और अन्य लोगों से भी उनको मिलना था, हमारी ही जैसे कुछ और लोग भी आए हुए थे। सर्वप्रथम तो उन्होंने अपनी कुछ योजनाओं की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया और आपको आश्चर्य होगा, बहुत से लोग 15 अगस्त के उनके भाषण को, उस भाषण में उन्होंने स्वच्छता के प्रति पहली बार कहा था कि किस प्रकार गांव-गांव में सुविधाएं दी जाएंगी शौचालय की। तो बहुत से लोगों ने कहा था 15 अगस्त में रेड फोर्ट से इस प्रकार का भाषण कहाँ आवश्यकता थी। लेकिन बाद में लोगों ने समझा कि उस शौचालय से ये घर घर पहुंच गए, लोगों को जानकारी हुई, तो उन्होंने उसकी बात की। वो उसी दिन उन्होंने बात कर ली थी जी, पहले कि मुझे स्वच्छता के बारे में कार्यक्रम चलाना है। मैं उसके विवरण, उसके डिटेल के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। तो इसके पहले कि मैं डाइजेस्ट करूं, उन्होंने मुझे संकेत दिया, शायद वो मेरे प्रतिक्रिया फेस पे समझ गए होंगे। तो उन्होंने कहा आपको मालूम है गांधी जी भी इसमें विश्वास करते थे। मैं चुप था। फिर उन्होंने कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा एजेंडा करप्शन हटाया तो नहीं जा सकता पूरी तरह, यदि मैं उसको कम करने में सक्षम हुआ तो अपने को सफल पाऊंगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि 2 चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने जल्दी जल्दी कुछ सोचना शुरू किया तो उन्होंने खुद ही बताया कि एक तो टेक्नोलॉजी और दूसरा सिस्टम। अगर ये दोनों चीज़ें आप कर सकें और पीएमओ में से शुरुआत करके नीचे ले जाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कटिंग एज लेवल पे करप्शन कम हो जाएगा। मुझे बात थोड़ी सी बहुत अच्छी भी लगी और अजीब सी भी लगी। वो मेरी कमजोरी पहचान गए। उन्होंने कहा हाँ हो सकता है आपकी उम्र के लोग टेक्नोलॉजी में कम विश्वास करते होंगे। और उन्होंने यह भी कहा उस समय, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया की जो शक्ति आने वाले वर्षों में होगी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और आपको इस पर आदत अपनी डालनी होगी। तो मुझे ये सब मिलाकर के एक अजीब सा व्यक्तित्व था। और यू नो ही हैज़ वन फीचर, आप औरों से भी जो उनसे मिल के आए ना, अगर आप बाहर खड़े रहें, हर व्यक्ति जो मिल के आए उससे आप सिर्फ पूछें कि आप बताइए आपको कैसा लगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसकी प्रतिक्रिया होगी आई एम कैप्चर्ड। क्योंकि प्रधानमंत्री जी घड़ी नहीं देखते, कभी नहीं देखते, जब आप मिलेंगे तो कभी नहीं देखेंगे। और अगर स्लिप आएगी कि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू, तो उसको ऐसे रख देते हैं। वो आपको कभी भी महसूस नहीं होने देंगे कि आपके लिए मेरे पास समय कम है। और ये सबके साथ होता है। वो सबके साथ, कोई पिक एंड चूज नहीं है।
स्थिति प्रायः ऐसी होती है कि जो मिल रहा होता है उसको सोचना होता है मैं जल्दी से उठूं। कभी वो इस प्रकार का स्वभाव ही नहीं है उनका। तो ये उनका एक पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा ट्रेट है। तो बातचीत में जो आपने प्रश्न पूछा, मैं तो बहुत लंबी बात कर गया। उस दिन की बैठक से इन 2-3 बातों से मुझे ऐसा लगा कि अगर ये कार्य मुझे मिलता है, मैंने उससे पहले कभी अनुमान नहीं किया था कि मुझे ये कार्य मिलेगा। सपनों में भी नहीं सोचा था। मैं तो ये सोचा था रिटायर हो गया हूँ, कोई बहुत अगर मेरे प्रति कोई सहानुभूत रखेगा तो कहीं का छोटा सा लेफ्टिनेंट गवर्नर बना देगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ कार्य करना है। तो मुझे लगा कि अगर ये कार्य मुझे मिले तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। दैट इज़ द बिगिनिंग एंड माई 5.5 years went by। मुझे तो नहीं लगा कभी भी कि मैं थक गया हूँ कार्य से। उसके बाद जब बाकी ब्यूरोक्रेट्स आपके मार्फत और पीएम का इंटरेक्शन हुआ, तो वो पीएम का उन लोगों के प्रति नज़रिया, अप्रोच और उन लोगों का पीएम के बारे में धारणा, जाहिर तौर पर आपको वो सारी चीज़ें पता चलती थी, वो कैसा रहा था? पीएम ऑब्जर्व बहुत करते हैं लोगों को, प्रधानमंत्री जी। वह प्रायः देखते हैं कि अधिकारी में आग जल रही है या धुआं चल रहा है, और पहले इंटरैक्शन के बाद वो ये समझ जाते हैं कि यदि धुआं है तो इसके लिए कोई लक्ष्य देना व्यर्थ है। ये तो अब कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। ये सर्वाइवल के अधिकारी हैं, अपने को सर्वाइव करने के लिए कार्य सुनिश्चित करेंगे। और यदि आग जल रही होती है तो ऐसे अधिकारी को जानते हैं कि इसको कोई लक्ष्य दिया जाए वो असंभव नहीं है। तो एक तो उनमें यह कैपेबिलिटी है कि वह आग और धुएं का अंतर अधिकारी के अंदर समझते हैं। दूसरी चीज, वो आपके, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, यदि कोई मिलने जाए तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। उसके समक्ष आप जाएं तो बेस्ट कॉन्डक्ट में जाएं। ये आमतौर पर दिल्ली में सर ये चीज़ कही भी जाती थी उस समय कि जो खासतौर पर नरेंद्र मोदी विरोधी लोग हैं या उस तरह के इकोसिस्टम के लोग थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री, देश इतना बड़ा है, ये सिर्फ एक छोटे से राज्य से आए हुए हैं, इतने प्रॉब्लम्स, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की बाकी सारी चीज़ें ये नहीं समझ पाएंगे। आपका अनुभव कैसा रहा था जब उन्होंने काम करना शुरू किया? तो क्या उनको ये सारी चीज़ें चैलेंजेस लगती थी कि मैं दिल्ली में नया हूँ, या कोई ये ऐसी चीज़ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? उनके विचार पहले से थे, उनका कार्यक्रम भी पहले से था। मैं यह तो नहीं कहने की क्षमता रखता हूँ कि वह प्रधानमंत्री बनने का कोई सपना देख रहे थे, लेकिन यह निश्चित था कि हर महत्वपूर्ण विभागों के प्रति देश को किस प्रकार का होना चाहिए, इसका उन्हें पूरी तरीके से एक अध्ययन था और उनके मन में एक कार्यक्रम था। विदेश नीति क्या हो, सबसे पहली चुनौती विदेश मंत्रालय की ही थी उनके समक्ष, क्योंकि वो सार्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट आए हुए थे। विदेश मंत्रालय में कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेटिक उच्च स्तर पे यह भावना थी कि प्रधानमंत्री जी 2 दिन के तो प्रधानमंत्री हैं और इतने सारे लोग मिलने आएंगे, बायलैटरल मीटिंग करेंगे, तो सारी बातें उनको जब तक हम ब्रीफ ना करें कैसे करेंगे। लेकिन विश्वास मानिए, वो नेबरहुड कंट्रीज़ का आना, उनसे बायलैटरल मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई। कारण ये था कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात थी कि जब वो शपथ लेंगे तो नेबरहुड कंट्रीज़ आएंगी। जाहिर है उन्होंने
उसके देश के इतिहास और राजनीति को कहीं न कहीं पढ़ा और समझा होगा। इसलिए थोड़ा सा मैं कहूँगा मिसमैच था विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के स्तर पे और प्रधानमंत्री जी के स्तर पे। वो मिसमैच पे रिजॉल्व हो गया। कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी बदले भी गए और चीज़ें अपने आप लोगों ने फिर स्वीकार किया। ऐसे ही सुरक्षा मंत्रालय की स्थिति थी जनरल्स के साथ। उन्होंने शुरू में सभी चीफ जो तीनों शाखाएं हैं रक्षा मंत्रालय की, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तो उसके चीफ लोगों से एक साथ मिलकर एक निश्चित समय और तिथि और दिवस पर वह बातें करते थे। लगभग वह 3 महीने चला कार्यक्रम, 3 महीने चला। उसके बाद वो धीरे धीरे इतना नियमित नहीं हुआ। फिर उसके बाद बैठकें 1 to 1 होने लगी प्रधानमंत्री जी की, ग्रुप मीटिंग नहीं हुई। और रक्षा मंत्रालय के सभी विषयों पर उनकी बैठक रक्षा मंत्री जी से और जो चीफ थे उन लोगों से होती थी। तो ऐसे ही मैंने एक दिन पूछा उनसे कि सर, वो जो आप एक निश्चित तिथि, दिवस, समय पे मीटिंग करते थे वो डिसकंटिन्यू हो गई। तो उन्होंने कहा हाँ निपिन जी, उसका कारण था मैंने देखा कि बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हो रहा था। उन बैठकों में बड़ा उनका कहना था कि मैं जिस लेवल पे उसको रेज करना चाहता था, एक विजन पे कि देश की सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी क्या हो, वो लेवल तीनों एक साथ मिलकर रेज नहीं हुए। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि 1 to 1 मीटिंगें हम करें। तो ये उनका एक सोचने का तरीका, एक्सपीरियंस से डेवलप करने का तरीका, एक प्रवृत्ति होती है बड़े लोगों में कि वह सेल्फ करेक्शन करते हैं या बाहर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उस कारण से फिर विचारों में करेक्शन करते हैं। तो एक्सटर्नैलिटी फैक्टर को भी एब्जॉर्ब करना होता है। बाकी जैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के हिसाब से सर देखें, जैसे फाइनेंस या डिफेंस के बारे में आपने बताया, सिक्योरिटी के के बारे में बताया, इन सब मंत्रालयों के जब इश्यूज वो हैंडल करते थे, क्योंकि आप तो सारी मीटिंग में लगातार रहते थे, क्या आपको लगता था कि वो एकदम से उसी रूप में डोमिनेट कर पा रहे हैं जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए? वो रियलिज्म उनमें बहुत है, विषयों का ज्ञान है। जिस दिन उनको पहली बार जीएसटी के बारे में प्रेजेंटेशन हुआ तो उन्हें पूरा ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने जीएसटी को गुजरात सरकार की दृष्टि से देखा था। स्वर्गीय श्री जेटली जी वित्त मंत्री थे, वो चाहते थे कि जीएसटी तुरंत लागू हो, पहला कदम रिफॉर्म का होना चाहिए। तो 1-2 बैठकें की गई और हम लोग सब मिलकर सफल हुए कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी सहमति दी। तो एक ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत से वित्तीय मामले ऐसे थे जिसके प्रति उनका नज़रिया पहले से था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ आने पर उनके समक्ष रखी गई, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो वह उसको यह तो नहीं कहते थे कि वह उस विषय में उन्हें पांडित्य हासिल है। उन्होंने प्रायः जब टेक्निकल चीज़ें होती थी तो वो कहते थे देखिए इस विषय में मेरी कोई डॉक्टरेट नहीं है,
आपको मुझे इसके प्रॉस एंड कॉन समझाने होंगे और मैं निर्णय लेने में तब सक्षम हो सकूंगा। तो एक तरीके से इतना बड़ा अनुभव होता है राजनीतिक व्यक्ति का, और यदि एक कॉमन ट्रेल लिंक करे सभी से कि इसमें बहुजन हिताय होगा और राष्ट्रीय हिताय होगा, तो कठिनाई नहीं है निर्णय लेने में। और मैंने देखा कि when it came to taking a decision, he was the first one to take a decision. I can tell you, for demonetization, he alone took the decision. After due consultation, after hearing everybody, but later on, वो विषय ऐसा था कि उसकी गोपनीयता आवश्यक थी, इसलिए उसका निर्णय भी सीमित लोगों में ही हो सकता था, वही हुआ था। तो इस तरीके से हर विषय को एक अपना मुद्दा होता है चुनौती। डिमोनेटाइजेशन में सिस्टम से जैसे सपोर्ट की उम्मीद थी, सिस्टम ने शायद उस रूप में रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस उद्देश्य से वो किया जाना था। तो ऐसी चीज़ों में जाहिर तौर पर उनके अंदर एक निराशा होती होगी, एक खीज होता होगा, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करते थे सिस्टम पे कि क्यों नहीं आप लोग उस हिसाब से कर रहे हैं जैसा सोचा गया था, या जिस पवित्र उद्देश्य के साथ इसको किया जा रहा है फुल होल हार्टेडली एफर्ट क्यों नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें बोलते थे। अच्छा किया ये आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि इससे दो चीज़ें उस समय मुझे बिल्कुल स्पष्ट थी। डिमोनेटाइजेशन के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे कमज़ोर कड़ी बैंकिंग थी, बैंकिंग सिस्टम। उसमें मेरी जिम्मेदारी थी कि हम बैंकिंग सिस्टम के रियलिज्म को एसेस करें कि क्या कैपेसिटी है और उसके अनुसार योजना बने और राय दें हम। मैं उस समय उसका सही असेसमेंट नहीं कर पाया। जिस प्रकार एक्सचेंज ऑफ नोट्स होने थे और जो लोअर लेवल पे कुरीतियाँ डेवलप हुई, उसको मैं नहीं एसेस कर पाया। ये मेरा फेलियर था। प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को समझ रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी को जितनी सावधानी बरतनी चाहिए थी कदाचित नहीं हुई। लेकिन इसी डिमोनेटाइजेशन में एक दूसरे फेलियर को उन्होंने कैसे कन्वर्ट किया एडवांटेज में, उसका भी एग्जाम्पल था। एक सीमित अवधि में आपको याद होगा कि नोटों की कमी हो गई थी। 500 रुपए के नोट कम छपे एक समय में और डिमांड ज़्यादा हो गई थी। लोग तुरंत वेट नहीं करना चाहते थे, एक्सचेंज करके रुपए ले जाना चाहते थे। फिर ये भी आपको मालूम है कि बहुत से लोगों ने अपने नोट को कन्वर्ट कराने के लिए 100 आदमी रखे और 100 आदमियों को उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये दिए और वो 100 लोग उनके ब्याह पे लाइन में खड़े हो गए और लाइन बड़ी हुई। तो ये भी हुआ। तो प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब नोटों की समस्या आई, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। देश का डिजिटाइजेशन उस समस्या से निकला। आज हिंदुस्तान या भारतवर्ष, सही नाम भारतवर्ष, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में मुखिया है। वो डेवलप्ड नेशन के बराबर है या उससे आगे है। उसका कारण है कि डिजिटाइजेशन को प्रधानमंत्री जी ने तात्कालिक मान्यता दे दी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कल से अधिकतम पेमेंट कहाँ कहाँ पर किए जा सकते हैं, वो सब या तो पॉस मशीन से हो या कार्ड से हो, यानी नॉन कैश सिस्टम लगाया जाएगा। उससे ये सब चीज़ें पैदा हुई, आपका पेटीएम पैदा हुआ, वो सब उन्होंने उस अवधि में
सारी चीज़ें करी। पेट्रोल स्टेशन पे कार्ड बने, कार्ड से लोगों ने पेमेंट शुरू किया, टोल का कार्ड बना और उसके बाद लोगों ने बहुत आसानी से निकल जाते थे, प्रेस किया और वो अपने आप उनके कार्ड से एडजस्ट हो जाता था। तो पूरे देश में एक तरीके से डिजिटल इकोनॉमी कुछ ही समय में एक कठिन दायरे से बढ़कर एक उन्नति के दायरे में आई। तो ये दो उदाहरण हैं, मैंने आपको दोनों बताए। उड़ी, बालाकोट, इन दोनों की अगर बात करें तो एक तो जब वो संकट आया तब, या पठानकोट भी पहले जैसे आया था, और उसके बाद जब हमने स्ट्राइक किया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक किया या एयर स्ट्राइक किया, इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहेवियर कैसा रहता था, चीज़ों को कैसे देखते थे, कैसे हैंडल करते थे? जैसे जब संकट आया तो बहुत ज़्यादा दबाव आया उनके ऊपर, या एकदम आत्मविश्वास ये थे कि जवाब तो देना है? जब संकट आया तो मैं इतना कहूँगा कि उन्हें रास्ता पता था, किस रास्ते उन्हें जाना है। ये बिल्कुल उनके मन में एक इच्छा शक्ति थी और उन्होंने रास्ता अपनाया हुआ था। उस रास्ते को अपनाकर उस पर करने वाले जो सिपाही थे, उस रास्ते पर चलना, उनकी तैयारी उन्हें करानी थी। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो NSA साहब हैं, अजीत डोवाल साहब, उनका था। उनकी राय बहुत मायने रखती थी और उनकी राय को प्रधानमंत्री जी बहुत सुनते भी थे। चीफ ऑफ द स्टाफ की बात नेचुरली मानी जाएगी। रक्षा मंत्री जी के साथ उनका लगातार परामर्श होता था, लेकिन कुछ निर्णय लगभग वो अकेले करते हैं। जैसे इन जगहों पर यह निर्णय कि इस तिथि को इतने बजे होगा, ये उनका निर्णय होता है। पूछ लेते हैं आप लोग ऐसे तैयार हैं, ब्रॉड हिंट से पता है लोगों को। मुझे नहीं पता था उस तिथि और समय का, लेकिन निश्चित रूप से जो आर्मी की चीफ से उनको कुछ ना कुछ तो संकेत होगा ही। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप 1 मिनट में कहेंगे कि अब शुरू कर दो। तो उन्हें संकेत था, किस सीमा तक जाना है यह भी वो बता सकते थे और वो बड़ा स्पष्ट होता था कि हम यह करेंगे, इसमें नहीं। जब इंटरनेशनल लाइन को क्रॉस करना था, उन्हें क्लैरिटी थी कि अब एक नई सुरक्षा की फिलॉसफी होगी कि यदि हमारी सुरक्षा पे अटैक होगा और यदि वह बाहरी देश से होगा तो हम उस देश की इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करेंगे। तो एक ये नया मॉडल था, वो मॉडल उन्होंने सक्सेसफुली इस्टेब्लिश भी किया है। मतलब किसी भी क्राइसिस में फुल्ली कंट्रोल्ड वो नज़र आते थे, वो आते रहे हैं। हम सब तो थोड़े से एक्साइटेड हो जाते थे, कोई कठिनाई आए और तुरंत चलें प्रधानमंत्री जी के पास। फिर मैं अपने सहयोगी जो वर्तमान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी ले लेता था कि भाई चलें प्रधानमंत्री जी के पास, बताना है। तो हम दोनों प्रायः कभी कभी चले जाते थे। उनके समक्ष जाने के बाद वो तुरंत एक्साइटमेंट थोड़ा ख़त्म हो जाता था, क्योंकि वो तो उसे बहुत कूलली सुनते थे समस्या को, और जो भी हम ही लोगों से जानकारी और प्राप्त करके और फिर वो निर्णय भी बताने में, मतलब कोई बुरी बात भी आप बता रहे हो तो उसको हैंडल करते थे धैर्य के साथ। हाँ, और बड़ा स्पष्ट निर्णय भी आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई ओकेजन नहीं हुआ जब हम किसी समस्या को लेकर गए हों और उनसे निर्णय न प्राप्त किया हो। बहुत क्लियर निर्णय होता था, ये करना है। एक क्राइसिस सर आया था जब उस समय बहुत मतलब देश पे विचित्र स्थिति नज़र आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, या फिर सीबीआई की एजेंसीज में टॉप ऑफिसर आपस में भिड़ रहे हैं। तो इस तरह की जब समस्याएं होती थी उस समय भी धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ हैंडल करते थे, या थोड़ा विचलन होता था कि ये क्या हो रहा है?
जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह ने कुछ कॉन्फ्रेंस की थी, चूँकि वह एक दूसरी सीमा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक जुडिशरी की अपना स्थान है, तो वह जानते थे कि उसको उतना हम ज़रूर रिलैक्सेशन दें और वो अपने आप वो लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके प्रति उनके विचार हो सकते थे, लेकिन उस पर बहुत सक्रिय किसी प्रकार का वो कदम नहीं उठाते थे। वो बहुत क्लियर थे कि किसका क्या ज्यूरिसडिक्शन है। 2019 के चुनाव में सर जब वो जा रहे थे और 2019 में जब जीत कर, ऐतिहासिक जीत के बाद जब वापस लौटे, इन दोनों समय की बात करें कि जब चुनाव में जा रहे थे तो क्या कोई एक एंजाइटी थी कि पता नहीं नतीजे क्या होंगे, और जब जीत कर आया उतनी शानदार सफलता हासिल हुई, तो फिर उस समय रिएक्शन कैसा था उनका? चुनाव के परिणामों के प्रति उनका मैंने बहुत ज़्यादा, होता तो अवश्य ही होगा मन में, जब अच्छे नतीजे आते होंगे तब भी, और जब बहुत अच्छे नतीजे उनके अनुकूल नहीं आते होंगे या उनकी अपेक्षाएं जो थी उसके अनुकूल नहीं उतरती होंगी, तो ज़रूर होते हैं। लेकिन कभी एक्सप्रेशन खासतौर से ब्यूरोक्रेसी के समक्ष नहीं उभर के आती थी। हम लोग समझते थे कि आज अमुक परिणाम अच्छा नहीं है चुनावी, तो आज पता नहीं मूड प्रधानमंत्री जी का कैसा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। या अगर आज कोई बहुत ही परिणाम चुनाव का अच्छा है और हम सब ने कहा कि सर आपको बधाई हो, तो केवल मुस्कुरा के कहते थे हाँ अच्छा है, और फिर कार्यक्रम पे तुरंत चले जाते थे। तो एक वो लाइन जो होती है कि चुनाव राजनीति, इसको वो अपने क्षेत्र में एक दूसरे फोरम पे रखते थे, ब्यूरोक्रेसी को दूसरे फोरम। ब्यूरोक्रेसी से जब हैंडल करते थे सर, कभी ऐसा होता था क्या कि जैसे बहुत सारी चीज़ें उनके मन अनुकूल नहीं होती होंगी, तो उसमें उनका जो रिएक्शन हो वो इस तरह का हो कि फ़ोन पटकते हैं, गुस्सा हैं, फाइल फेंके, शाउट कर रहे हो, ये सब कभी? ये तो कभी देखा ही नहीं मैंने आज तक। कभी मैं नहीं समझता कि मैंने उन वर्षों में कभी देखा हो उन्हें फ़ोन को जोर से रखते हुए या फाइल को जोर से बंद करते हुए भी। मैंने और अन्य नेताओं में ये देखा है, लेकिन उनका तो कभी भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यदि उन्हें कोई चीज़ या कोई उपलब्धि या किसी के एक तरीके से रेपुटेशन खराब है, ऐसी जानकारी हो, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको टॉलरेट करते थे। सामान्य व्यवहार आचरण में भी सर ये दिखता था कि अनुशासन में जैसा दिखता है कि एकदम सख्ती उनको चाहिए, लेकिन सहजता दूसरी तरफ ऐसे ही बरकरार रहती है, मतलब उनका अनुशासन डराता नहीं है, ये फीलिंग होती थी काम करने में आप लोगों? नहीं, ये ऐसा अधिकारियों को ऐसा अनुभव नहीं है। अधिकारियों को और मुझे भी सच्चाई यह है कि यू कुड नॉट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। कभी ये रहा सर कि आपके मार्फत ये मैसेज पहुंचा है कि अपोजिशन की वहाँ पे सरकार है, उसके डेवलपमेंट का काम रोको, उसमें फंड रोको, अपनी सरकार है उसको ज़्यादा करो, इस तरह के अप्रोच? कभी भी नहीं, कभी भी उन्होंने इस प्रकार का संकेत नहीं दिया कि अलग अलग सरकार में यदि राजनीतिक विचारधारा अलग है तो किसी प्रकार। उनके लिए ये सब चीज़ें राष्ट्र के समक्ष हैं, सभी प्रदेश राष्ट्र के हिस्से हैं, और इसमें उनका व्यवहार निष्पक्ष था और एकमात्र उद्देश्य था कि देश को आगे बढ़ना है। आखिर में एक सवाल, जैसे ऐसे सेक्शन के बारे में वो ज़्यादा फैसले करते नज़र आए कि जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते नहीं थे, और वैसे इशूज़ को भी उठाना, ख़ासतौर पर गरीबों के कल्याण के हिसाब से अगर आप देखें तो उन सारी चीज़ों को करना, वो आपको लगता था कि ये ऑलरेडी वो ये विज़न लेकर आए हैं कि अगर इस जगह पे मैं आया हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें करनी है प्राथमिकता के तौर पे? वेलफेयर का कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा था और है भी उनका, ये तो सभी जानते हैं, और ये भी लोगों को मालूम है कि जिस वातावरण से निखर कर ऊपर आए हैं तो उस वातावरण में उन्हें गरीबी का पूरा ज्ञान है,
उस जीवन में कठिनाइयाँ क्या हैं, वो अच्छी तरीके से उससे गुजरे हुए हैं। लेकिन उनका यह कभी भी उद्देश्य नहीं है कि हम वेलफेयर मेजर्स को बिना किसी प्रगति के, बिना किसी विकास के, एक तरीके से जो आजकल शब्द होता है ना, रेवड़ी बांट रहे हैं, तो वो रेवड़ी बांटने के पक्ष में कभी नहीं रहे। कभी कभी राजनीतिक दृष्टि से उन्हें समझौता करना पड़ा है, लेकिन वह इस पक्ष में एक तरीके से ऐसे राजनीति में रहने के लिए करें, यह कभी नहीं था। एक अंतिम बात कार्यक्रम से है, उसको जोड़ करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे कार्यकाल में लगभग 4 वर्ष हो गए थे, तो मैंने उनको यह एक प्रस्ताव दिया था कि अनाज को सस्ते दर पे पूरे देश में बांटा जाए। लगभग सस्ता दर का मतलब एक ऐसी सीमा जहाँ की उसको फ्री लोग समझेंगे। तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? एक लाभ तो आप भी और हम भी सहमति हैं कि जिसको मिलेगा उसको लाभ मिलेगा, लेकिन एफसीआई में से जो गोडाउन में भरा हुआ था अनाज, वो किस प्रकार निस्तारित होगा, तो स्टोरेज कॉस्ट कैसे कम होगी, लॉसेस कैसे कम होंगे, यह सब बातें उन्हें बताई गई। आर्थिक आधार प्रस्तुत किया गया। उस समय उन्हें यह स्वीकार नहीं हुआ, उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। मैं उसके बाद चला भी आया, ये सब व्यवस्था नहीं हुई। 1 साल बाद ये बीमारी का प्रकोप आया और एक मैसिव माइग्रेशन हुआ। लोगों को कठिनाई भी थी भोजन की, तो उन्होंने इसी को फ्री राशन का योजना को घोषित कर दिया और लगभग आज 80% लोग फ्री तो अगर नहीं है तो कंसेशनल राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके बारे में एक बार मैं किसी अन्य कार्य से गया था, तो मैंने चर्चा की, तो उन्हें मालूम था कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, तो वो हंस के बोले, आप ही का तो कार्यक्रम था। तो ऐसा उनका है स्वभाव, चीज को याद रखते हैं, उसका इस्तेमाल कब करेंगे यह उनका निर्णय हो। चलते चलते सर, उनके आगे के सफ़र को आप व्यक्तिगत तौर पे, आकलन के तौर पे कैसे देखेंगे, मतलब क्या देख रहे हैं, आगे का सफ़र कैसा होने वाला है सरकार का? देखिए, आगे के सफ़र में सबसे बड़ी जो एक चुनौती आएगी वो आर्थिक तो होगी ही, लेकिन एक उससे भी बड़ी चुनौती होती है, वो होती है लीडरशिप और उसके जो इवैल्यूएटर्स होते हैं। जनता अंत में निर्णायक होती है, वही इवैल्यूएट करती है अपने लीडर के प्रति। तो वह इमेज कैसे पूर्ववत बनी रहे, सादर भाव के साथ और प्यार के साथ। जनता इनको प्यार करती है, तो यह इमेज कैसे बनी रहे और उसके लिए कौन से कार्यक्रम अपनाए जाएं, क्योंकि यदि एकमात्र आप जीडीपी ग्रोथ बताएंगे ना, तो जनता को थोड़ा सा संकोच होगा अपनी सहमति देने में, एक इंडोर्समेंट जिसको कहते हैं। लेकिन यदि आप बताएंगे कि आपकी ये जीवन की सुविधाएं हमने और दे दी हैं, अब आपका जीवन सरल रूप से आप जी सकेंगे, तो चुनौती जो आगे आने वाली है वो यह है कि जनता को सरल रूप से किस प्रकार उसका जीवन आगे बढ़े,
यह कैसे दे सकेंगे जिसका अगर लेवल आज x है तो उससे 2x लेवल पे कैसे पहुंचाएंगे। सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।